जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, जैसा आप जानते हो एनसीईआरटी की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। खास करके बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आने वाला है आपका। ये एनसीईआरटी आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो मैं पॉलिटी और हिस्ट्री आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ 6 to 8। ज्योग्राफी हम लोग कल से स्टार्ट कर चुके हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करा दिए थे। आज पार्ट 2 रहेगा, जिसमें चैप्टर एंड 3 एंड 4 इसमें रहने वाले हैं। तो जिस किसी भी साथी को, भाई बहन को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। ये थंबनेल पर भी नंबर दिया गया है। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स जो भी पढ़ाए जाते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। जीके की जो भी मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया गया है वो पीडीएफ, प्लस डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ दे दिए जाते हैं पीडीएफ के रूप में। और डेली करंट अफेयर के जो भी नोट्स अभी तक या जो भी क्लासेस यहाँ हुई हैं उन सब की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लस 8100 आपको 8100 प्लस लगभग एमसीक्यू भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ आपको दिए जाएंगे। और डेली नोट्स के रूप में आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है इस ग्रुप में। तो शामिल होने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास ज्योग्राफी। और ये सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बोल सकता हूँ। और इस समय पर बिहार भर्ती का जो आई हुई है उसमें ये क्लास 6 to 1st to 12th, यानी प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए चैप्टर 3 के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर 3 हमारा आ गया। चैप्टर 3 है हमारा पृथ्वी की गतियां। चैप्टर 3 रहने वाला है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गति जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कैसी होती है? ये दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण। अब देख लेते हैं घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि आपको याद हो, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग क्या बताया था कि मैंने वहां पर परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीज बताई थी कि किस ग्रह का परिक्रमण कितना है और परिभ्रमण कितना है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो मैंने बताया था ये सूर्य है, जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की जब परिक्रमा करते हैं इसे परिक्रमण कहा जाता है। और ये अपनी धुरी पर ही घूमते हैं, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पर घूर्णन दे दिया गया है। क्या घूर्णन क्या होता है? अपनी ही धुरी पर घूमना। क्या? अपनी ही परिक्रमा करना। घूर्णन एवं परिक्रमण, तो देखिए अपनी धुरी पर घूम रहा है या अपने अक्षर पर ही घूम रहा है, ये घूर्णन हो गया। और सूर्य की परिक्रमा करना, ये क्या हो गया? परिक्रमण हो गया। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री, ये भी मैं आपको समझा दूंगा कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। द्वारा बनाया लिखा हुआ है यहाँ पर, बनाया जाता है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर 66.5, ये झुकी हुई है, याद रखिएगा कितना, ये 66.5 उत्तरी ध्रुव की साइड, याद रखिएगा। ये फिगर आप देख सकते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल ये है 66.5, यहाँ पर ये झुकी हुई है। आप इतना याद रखिएगा कितने डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। ये जो कोण बन रहा है ये 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री, याद रखिएगा कितना? 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, इनको याद रखिएगा। एक कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, मकर रेखा। विषुवत मैंने बताया था 0 डिग्री अच्छा से आप लोगों को बताया था। कर्क रेखा मैंने बताई थी 23.5 डिग्री आपको उत्तरी, उत्तरी है ना, ऊपर की तरफ था तो उत्तर, नीचे की तरफ याद रखिएगा ये 23.5 डिग्री आपकी ये हो गई मकर। कौन सी है ये? मकर है, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री नीचे मकर हो जाएगी, ऊपर आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी सूर्य से क्या करती है? प्रकाश, या कह सकते हैं जो पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। वो क्या है? सूर्य का जो स्रोत है पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का, वो क्या है? सूर्य है।
पृथ्वी का आकार कैसा है, गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहां से क्या पॉइंट बना, वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र नंबर ये मैं दिखा दूंगा आगे, देख सकते पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। मैंने बताया था परिभ्रमण इसका कितना होता है, 24 घंटे का होता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये कैसी है, पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये आप लोगों के लिए मैंने एनसीईआरटी नोट किया है। तो क्या होगा, तो देखिए सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर पृथ्वी मान लीजिए गुणन नहीं करती है, वो एक जगह रहती, तो क्या होता, सूर्य की तरफ वाले भाग पर हमेशा क्या रहता, दिन रहता, और दूसरी साइड में क्या रहती, हमेशा रात रहती, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 यानी कि 365 दिन कह लीजिए, और 1/4 तो यानी कि लगभग 6 घंटे, और इसको कह लीजिए कितने घंटे कह सकते हैं हम इसको, लगभग 6 घंटे, और इसको हम कह सकते हैं 365 दिन तो हो गए, और यहाँ पर 1/4 दिया गया है यानी 1/4 दिया गया है। तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं हमारे, तो 24 का 1/4 करेंगे तो लगभग 6 घंटे निकल कर आते हैं। लेकिन हम लोग, मैंने कल भी ये चीज बताई थी आपको, 365 ही ले लेते हैं। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि सूर्य जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है ये 365 दिन है, और भ्रमण जो है वो 24 घंटे है। मैंने आपको कल ये अच्छे से समझाया था। एक दिन कह लीजिए इसको, एक दिन भी हम लोग बोल सकते हैं। एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़े जाते। सुविधा के लिए इसमें 6 घंटे नहीं जोड़े जाते। देखिए यहाँ अब ये चीज आप लोग फिगर देख लीजिए। फिगर देखने के बाद में मैं आपको इसकी डिटेल में समझा दूंगा। क्या बता दूंगा मैं, देखिए 23 हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 21 मार्च से। 21 मार्च से याद कीजिएगा, इस जिस दिन बसंत ऋतु, इसे विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे विषुव बोलते हैं। पूरा मैं, अच्छा मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं यहाँ फिगर समझा दूंगा आपको। देखिए एक एक करके समझते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष 28 माह के बदले 29 दिन का होता है। फरवरी माह जो होता है प्रत्येक चौथी साल क्या होता है, 28 की बजाय 29 का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोला जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। देखिए यहां से ये चीज मेन है। अब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यहां से कई बार क्वेश्चन बन गया है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋतु परिवर्तन किस लिए होता है, तो याद रखिएगा ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति जो होती है उसकी परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहां से समझिए। अब 21 जून पहले ले लेते हैं हम लोग। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो ये पूछ लिया था 6 महीने तक लगातार दिन और रात कहाँ रहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पे याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो यही था, ये याद रखिएगा। वैसे तो पूरी स्टेटमेंट जो है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसको समझ जाओगे। ये 21 जून का उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत इसको कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग 22 दिसंबर पर आ जाते हैं। किस पर, 22 दिसंबर पर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो 22 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनता रहा है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे कि दिन रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। इसे विषुव कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु 23 सितंबर, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को जैसे इसका हम अपोजिट कर देंगे, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन और दिन व रात होते हैं। अब देखिए आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपको करनी है एक्सरसाइज सॉल्व। ये आपको खुद सॉल्व करनी है, मैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, क्या घूर्णन कहा जाता है, क्या परिक्रमण कहा जाता है, या झुकाव कहा जाता है। क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर मैंने क्या बताया था, सभी ग्रह जो है वो पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है आपको खुद बताना है। घूर्णन मैंने बता चुका था, झुकाव मैं आपको बता चुका हूं। अपनी धुरी पर ही घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन के लीजिए इसको परिभ्रमण कह सकते हैं। आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, अभी अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर, कहां पर, विषुवत वृत्त पर सीधी किस दिन पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, मैं बता रहा था आपको कि कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि देखिए क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब यहाँ पर गर्मी किस देश में होती है, जापान में होती है, भारत में तो अब सर्दियां होती हैं, आपको पता चल चुका है। एक ऑप्शन बचता है ऑस्ट्रेलिया, हिंट आपको मिल चुकी होगी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो चुका है।
ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की किन गतियों के कारण होता है? क्या घूर्णन गति के कारण होता है, या परिक्रमण के कारण होता है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, और एक चीज याद रखिएगा, ऋतुओं में परिवर्तन और दिन व रात, इनका भी आपको याद रखना है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, परिक्रमण के कारण होता है या घूर्णन के कारण होता है, करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको खुद सॉल्व करने हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की होते हैं? मैं अभी अच्छे समझा कर आया था। नॉर्मल ईयर जो होता है, सिंपल ईयर जो होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, 6 घंटे बढ़ते जाते हैं। तो 6 घंटे मिला के 4, यानी कि 4 साल में 24 घंटे बढ़ जाते हैं। तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, उसे कौन सी ईयर बोलते हैं आपको बताना है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? दो ऑप्शन मैंने बताए थे, परिक्रमण और घूर्णन। दोनों अच्छे समझा कराया था कि घूर्णन अपनी गति पर ही घूमना, परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, कैसी कक्षा में घूमती है मैंने आपको बता कर आया था, बहुत अच्छे समझा, जोर देकर बताया था कि दीर्घवृत्ताकार। किस पर? दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कौन सी रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत, शीत, ग्रीष्म, वसंत, आपको बता देना है किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर 3 भी हमारा यहाँ हो जाता है कंप्लीट। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। एनसीईआरटी की हो, करंट अफेयर की हो, या स्टैटिक जीके की हो, या डेली जो करंट अफेयर की पीडीएफ शेयर की जाती है, वो भी आपको यहाँ पर इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो शामिल होने के लिए इस नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा हमारा नहीं है। चैप्टर 4 का नाम है मानचित्र। चैप्टर 4 जो रहने वाला है इसका नाम है मानचित्र। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह है या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या होता है? विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आगे मैं सभी प्रकार बताने वाला हूं, और कौन सी चीज किस प्रकार के मानचित्र के अंतर्गत आती है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला टाइप देख लेते हैं हम लोग, भौतिक मानचित्र। फर्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग, भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र कैसे होते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच, भौतिक या इनको क्या कहा जाता है? उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। किनको? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि पर्वतों को शो करना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सभी चीजों को शो जो करेगा वो कहलाएगा आपका भौतिक मानचित्र। अब देख लेते हैं हम लोग राजनीतिक मानचित्र टाइप 2। राजनीतिक मानचित्र तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आई थिंक बिहार में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार, और हर बार इनसे एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के में मिल जाता है। मान लीजिए दे दिया कि राज्यों को शो करना है, या नगरों को शो करना है, या किसी गांव को शो करना है, तो किस प्रकार के मानचित्र का हम आप लोग उपयोग करोगे? तो राजनीतिक मानचित्र का हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व विभिन्न देशों व राज्यों के तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कौन सा? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र।
थीमेटिक मानचित्र देखिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक है। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक? 3 घटक। दूरी, दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दिशा दिशा समझ लीजिए आप लोग। दिशा को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए, कभी भी आप लोग जब मानचित्र या रीजनिंग का कह लीजिए डायरेक्शन का उपयोग करेंगे, तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस प्रकार का हो गया, तो राइट हैंड की साइड जो होगा वो हमेशा ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। यानी कि पूरब ये होगा, ये पश्चिम होगा, ये आपका उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। कभी भी मैप में शो करें आप लोग या रीजनिंग सॉल्व करें या डायरेक्शन का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, तो इस टाइप से आप लोग हमेशा याद रखिए डायरेक्शन का। राइट साइड, मान लीजिए हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट साइड हमारी ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इतना याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मैप में दिखा दूंगा आपको। देखिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी की तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मैंने बताया था, इस तरीके से मैं बता कर आया था। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। फिगर में दिखाऊंगा। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्ध बिंदु कहे जाते हैं। देखिए ये रहा फिगर आपका, ये 4 उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। मैंने कहा, क्या कहा था? ये होता है, ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये प्रधान दिग्ध बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान दिग्ध बिंदु कहे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। बीच की 4 दिशाएं, बीच की 4 दिशाएं मैं भी आपको बताऊंगा। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए 4 बीच की देख लीजिए। ये उत्तर पूर्व हो गई आपकी, ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई। ये आपकी हो गई उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका। ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण साउथ वेस्ट। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ये हो गया आपका, यहां से स्टार्ट कर लीजिए, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये हो गए। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया इन दोनों के बीच में, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। इस तरीके से आपकी डायरेक्शन ये कंप्लीट होती है। ये 4 पॉइंट जो होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाले, ये क्या होते हैं आपके? ये प्रधान दिग्ध बिंदु कहे जाते हैं। अब देख लीजिए, मैंने बताया था ये मैप है, तो मैंने बताया था ऊपर की साइड में ये उत्तर है, यहाँ ये दिया हुआ है। मैप को आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा आप लोग इस मैप की सहायता से समझ जाओगे कि कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं हम लोग। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसी स्थान की दिशा का हम लोग पता किससे लगा सकते हैं? दिक् सूचक की सहायता से लगा सकते हैं। ये दिक् सूचक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, है ना, ये मूव करता रहता है। इससे क्या होता है? साइड का पता हमें चलता रहता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा को पता लगा जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कहाँ होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी दिशा होती है। ये फिगर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको दिक् सूचक कहा जाता है। विश्वव्यापी भाषा है, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब मानचित्रों के लिए एक फिक्स भाषा कर रखी है। विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये
रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कौन से प्रतीक कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया था, रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और यौगिक रूट मैंने आपको पढ़ा के आया था। और जिन लोगों ने पुलिस का एग्जाम दिया है और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हो, आप लोग जानते होंगे हिंदी डिक्टो मेरी फंसी है। मैंने क्या कहा था आपसे कि एग्जाम्पल भी मैं फंसा के दूंगा। आप लोग कोई भी चारों सेट में से कोई भी सेट उठा लीजिए और मेरे प्रैक्टिस सेट और आप मेरी एक 4 घंटे 42 मिनट वाली वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हूबहू एग्जाम्पल भी मेरे डायरेक्ट पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए ये पूछ लिए जाते हैं, देखिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग यानी जहां भी पानी होगा, पानी जिसमें होगा उसके लिए ब्लू कलर का यूज या नीले कलर का प्रयोग होगा। भूरा रंग पर्वतों के लिए। क्वेश्चन बनेगा यहां से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि नक्शे में, मैप में क्या किया जाता है, भूरे भूरे रंग से किसे दर्शाया जाता है, या पर्वतों को किस रूप में दर्शाया जाता है, पानी को किस रूप से दिखाया जाता है, या नदियों को किस रूप से रंग से दिखाया जाता है। तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों का, भूरे रंग पर्वतों का, पीला रंग पठारों का और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर समझ लीजिए, नीले रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, पीले रंग का प्रयोग पठारों के लिए और हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। खाका। खाका समझिए, क्या खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका कहलाता है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप 9808347403 पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रुप के अलावा पीडीएफ कहीं भी नहीं दी जाती। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी भी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई। ये चलिए कुछ नहीं, ये मेन चीज ये है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका कहलाता है, रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब देखिए चैप्टर हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे इसमें आ जाते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू हमारे हैं, इसके बाद आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट में हम लोग पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र है भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक। मैं अच्छे तरीके से पढ़ा कर आया था तीनों मानचित्रों को। तो आप लोग मेरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि पृथ्वी के वृक्षों के वितरण के लिए कौन से मानचित्र का हम लोग उपयोग करेंगे, क्या भौतिक करेंगे या थीमेटिक करेंगे या राजनीतिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? मैंने बताया था नीला रंग किसके लिए किया जाता है, भूरा रंग किसके लिए किया जाता है, पीला रंग किसके लिए किया जाता है और हरा रंग किसके लिए किया जाता है। मैं अच्छे से समझाकर आप लोगों को आया था। तो देखिए जलाशयों के लिए कौन सा रंग? नीला रंग। जलाशयों के लिए नीला रंग, पर्वतों के लिए मैं बता के आया था भूरा रंग और मैदानों के लिए मैंने बताया था आपको हरा रंग। कौन सा? हरा रंग। फिर समझिए, जलाशयों के लिए नीला रंग, पर्वतों के लिए भूरा रंग। वही पठारों की बात कर ली जाए तो पठारों के लिए पीला, पठारों के लिए पीला रंग आप लोग याद रखिएगा, और मैदानों के लिए हरा रंग। क्वेश्चन, दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग बताइए। प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए, या दूरी मापने के लिए। मैं बता के आया था दिक् सूचक का, मैंने आपको फिगर भी बताया था, फिगर भी मैं आपको दिक् सूचक का बता कर आया था। पीछे फिगर भी है, देखिए मैंने आपको फिगर भी दिखाया था। ये देखिए दिक् सूचक का मैं आपको फिगर भी दिखा कर आया हूँ। तो आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे कि दिक् सूचक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए? पैमाना किस चीज के लिए आवश्यक है? आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप आंसर इजीली बता पाओगे। तो इस तरीके से साथियों हमारे चैप्टर ज्योग्राफी के 4 होते हैं कंप्लीट। चैप्टर 5 हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, शाम को मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ ग्रुप में आपको एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर डेली
मंथली वीकली सब कुछ दिया जाता है, डेली करंट मंथली भी वीकली भी मैं दे देता हूँ आपको यहाँ। एनसीईआरटी नोट्स, करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके में कह सकता हूँ, प्लस आपको लगभग 8100 प्लस क्वेश्चन की एमसीक्यू दिए जाएंगे, और डेली कुछ ना कुछ आपका जीके का यहाँ पर भेजा जाता है, डेली जीके यहाँ भी आपको सेंड की जाती है। तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा इस ग्रुप में। मेन बात यह है जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उस सब की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ना है। ग्रुप के अलावा ये सब कुछ कहीं भी और नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी है जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।